आपको कभी डर नहीं लगा बिजनेस शुरू करने से पहले? उन्होंने मेरे को बोला कि एक औरत है क्या ऑनलाइन करेगी, तो इसलिए मैंने भी वही चीज सोची, क्योंकि मन में एक इच्छा थी कि कुछ करना है, वो जज्बा इतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा। थोड़ा उसके बारे में समझाइए, ऋतुपाल कलेक्शन क्या है? मेरा नाम ऋतु और मेरे हस्बैंड का नाम सतपाल है, उसके कॉम्बिनेशन से ही ये ऋतुपाल कलेक्शन बना हुआ है। हैंडबैग्स का आपका शौक था, लेकिन हैंडबैग से बिजनेस करना, वहां तक आप कैसे पहुंचे? हम लोग जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम भी कि भाई 200, 250, 300 तक मैं अपना कोई ऐसा पर्स खरीदूं, वही बनाऊं, वही बेचूं। इनिशियल स्टार्टिंग बिजनेस की सिर्फ 10,000 रुपए से की थी आपने। दिन के कितने बैग सेल करते हैं? मैं 500 से 600 बैग सेल करती हूँ डेली। इतने सारे कारीगर है, उसमें एसेस करना कि कौन सा कारीगर अच्छा है, उस टाइम पे आपकी क्या थॉट प्रोसेस थी? कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज? कई बार लोग करते बिजनेस करते 2 दिन में नहीं चल रहा, बंद कर देते हैं। थोड़ा सा सहन शक्ति रखनी पड़ेगी इंसान को कि आज नहीं तो कल होगा, हर हाल में होगा। हेलो एवरीवन, आज का एपिसोड उन सब के लिए है जिन्होंने कभी सोचा है अब शायद लेट हो गया है, और उन सब के लिए भी जो एक नई पहचान की तलाश में है। मैं हूं कपिल थिरानी और आप देख रहे हैं 1 in a Billion, एक पॉडकास्ट जहां हम मिलते हैं उन फाउंडर्स से जिन्होंने अपनी जर्नी किसी बी स्कूल के प्लेबुक से नहीं, अपने दम, हिम्मत और जुनून से लिखी है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऋतु कौशिक से, द फाउंडर ऑफ ऋतुपाल कलेक्शन, जिन्होंने अपनी जर्नी एक हाउसवाइफ के रूप में शुरू की थी। जिंदगी ने उन्हें एक रोल में बांध कर देखना चाहा, एक वाइफ, एक माँ, लेकिन उन्होंने कहा आई एम मेंट फॉर मोर। ऋतु ने हैंडबैग्स के साथ अपना सपना बुनना शुरू किया और आज वो हजारों विमेन के लिए होप और हिम्मत का सोर्स बन चुकी है। इस एपिसोड में मिलेगा वो सब जो कोर्स बुक्स में नहीं मिलता, जज्बा, हौसला और जुनून। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋतु जी, वेलकम टू 1 in a Billion। थैंक यू। आप इस पॉडकास्ट के पहले फीमेल एंटरप्रेन्योर हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, एकदम बचपन से शुरू करिए। कहाँ से हो आप, कैसा था आपका बचपन, और उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। बचपन मेरा बहुत अच्छा था। मैं गांव से पली बड़ी हूँ, जमींदार इंसान है हम लोग, और वही स्कूल भी नॉर्मल हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ मैं। राई गांव है मेरा, सोनीपत के पास। मेरे दादाजी कभी सरपंच हुआ करते थे, तो पहले 8वीं तक स्कूल था, फिर हम बोले कि 10वीं तक तो हो गांव में। फिर उन्होंने बोला कि चलो तुम लोग बोल रहे हो तो 10वीं तक स्कूल हुआ, कि भाई सब लड़कियां बाहर जाती थी। फिर 10वीं करने के बाद बाहर सोनीपत शहर में जाना पड़ता था। दादा बोले कि भाई अब बाहर नहीं भेजूंगा बेटा, तुम लोग ओपन से करो, कैसे भी करो, लेकिन मैं गांव से बाहर नहीं भेजूंगा। तो मैंने 12वीं ओपन से की हुई है। तो उसके बाद 12वीं करने के बाद मेरी शादी हो गई थी। फिर यहाँ भी जॉइंट फैमिली थी, बड़ा परिवार था, खेती बाड़ी यहाँ भी करते थे। हस्बैंड जॉब पे थे, लेकिन फिर भी खेती बाड़ी तो भाई परिवार में करनी पड़ती है, भैंस वैसे रखते थे। तो अपना पढ़ाई लिखाई वहीं भूल गए, भाई जितना करना था वो कर लिया, बाकी उसके आगे तो लाइफ चलती रही। शादी के बाद बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद लेकिन वो कहते हैं ना, सपना कहीं ना कहीं दबा रह जाता है। तो मेरे भी मन में थे कि मैं आगे पढ़ाई करूं। तो फिर मेरा बेटा 12वीं क्लास में था। फिर मैं कहा जिम्मेदारियां बढ़ गई, पूरी होने लग गई, बच्चे बड़े हो गए, अब इतना तो हो गए कि अपने आप से अपना काम कर लेंगे। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरे को आगे पढ़ना है। फिर मैंने अपनी BA ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ये आपने किया जब आपका सन ऑलरेडी 12th कर रहा था? हाँ जी। तो ऑलमोस्ट 12, 14, 15 साल के बाद आपने अपनी पढ़ाई वापस शुरू की। हाँ जी। तो ये इंस्पिरेशन किससे आया? ये जैसे बच्चे पढ़ रहे थे, वो मन में कहीं ना कहीं थी कि भाई मैं पढूं। मेरे हस्बैंड पोस्ट ग्रेजुएट है, तो मेरे को लगता था ये इतने पढ़े लिखे, मैं 12th करी हुई हूँ, इनके बराबर तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि मैं इनके बराबर हूँ। तो मन में रहता था कहीं ना कहीं। फिर मैंने इनको बोला था, बोले कि कर ले। तो हस्बैंड ने मेरे को फिर ग्रेजुएशन करवाई थी। तो जब आपने सोचा कि अब मैं वापस पढ़ाई में जाता हूँ, आपके आसपास लोगों ने काफी कुछ बोला होगा? काफी बोलने को तो सर लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हमें जो करना है वो तो हम करेंगे। अपनी मन की इच्छाएं होती है। अगर लोगों की सुनने लग जाए तो पता नहीं लोग तो क्या बोलेंगे। एक कान से सुनना, एक से निकालना। तो हस्बैंड बोले, बच्चे बोले कि मम्मी आपको पढ़ना है ना तो आप पढ़ो, हम आपका सपोर्ट करेंगे।
फिर मैं अपना घर का काम भी करती थी, भैंसों का भी करती थी, शाम को बैठ के अपने बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई भी करती थी। जहाँ कुछ डिफिकल्ट लगता था तो बच्चों से पूछ लेती थी कि भाई यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही, तो बोलते थे कि मम्मी ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तब जाके मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। ओके, जब आपने ग्रेजुएशन की। और एक भाई ग्रेजुएशन करने के बाद जी। फिर आपकी जर्नी में आपने फिर क्या किया? फिर अपना करते थे, फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद भैंस वैसे बच्चे बोले पापा अब भैंस बेच दो, अब मम्मी काम नहीं करेगी, बहुत कर लिया मम्मी ने। फिर इन्होंने बोला कि चलो भाई बेच देता हूँ, मेरे को क्या है, बिठा लो अपनी मम्मी को। तो जैसे मैं 1-2 महीना खाली बैठी तो मेरे से बैठा नहीं गया, मैं घर का काम भी हो गया, खेत का भी हो गया, अब पूरा दिन घर में फ्री रह के कहाँ जाऊँ। फिर मैंने इनको बोला कि मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ ऐसा करना है कि टाइम भी पास हो, 2 पैसे की आमदनी भी हो और मैं घर से बाहर भी ना जाऊं। तो बोले क्या करेगी? मैं कहा कुछ भी देखो। फिर ऐसे ही बैठे बोले सोचते हैं। फिर देखते देखते एक दिन बेटा बोला कि पापा मेरे को फ़ोन मंगाना है। तो उसने फ़ोन मंगाया तो मैं बोली, मैं कहा फ़ोन तो तेरे को घर बैठे मिल गया, तो मेरा भी काम ऐसा होना चाहिए घर बैठे ही सब कुछ हो जाए। फिर तब हमने ये आइडिया निकाला कि ऑनलाइन ही बिजनेस करेंगे। तो फिर आपने फाइनली कैसे सोचा कि जो अभी आप कर रहे हैं वो वहां तक आप कैसे पहुंचे? सर ये तो मेरे जब बच्चे ने फ़ोन मंगाया तो माइंड में आ गया कि हाँ ये कर सकती हूँ ऑनलाइन का। तो फिर बच्चे बोले क्या करोगे मम्मी? मैं कहा सबसे पहले देखो हैंडबैग का, मेरे पास हैंडबैग रखे हैं, अगर वो है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि मेरी उसमें नॉलेज अच्छी थी और मेरा शौक भी था कि मैं कहीं मार्केट जाती थी तो अपने लिए हैंडबैग लेके आती थी। बच्चों को भी पता था मम्मी को पसंद है तो वो मेरे को बर्थडे गिफ्ट देते थे या एनिवर्सरी गिफ्ट, तो वही चीज़ें ला के देते थे जो मेरे को पसंद होती थी। तो हैंडबैग्स का आपका शौक था और ये शौक आमतौर पे हर विमेन को होता है, हाँ जी। लेकिन हैंडबैग से बिजनेस करना ये इटसेल्फ में एक रिस्क है। रादर मैं बोलूंगा बिजनेस करना ही एक बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ जी। क्या आपकी फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस किया है या आपको कभी डर नहीं लगा बिजनेस शुरू करने से पहले? नहीं, मेरे को डर नहीं लगा। वैसे फैमिली हमारी सारी जमींदार है, परिवार में भी और यहाँ ससुराल में भी, दोनों तरफ ही जमींदारी करते थे, तो कभी डर ही नहीं लगा। क्योंकि मन में एक इच्छा थी कि कुछ करना है, वो इच्छा इतनी आगे तक चली गई, पता ही नहीं चला कब ये छोटा सा एक था मन में कि कुछ करना है, वो जज्बा इतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा। तो जब आपने बिजनेस शुरू किया आपने हैंडबैग्स सोचोगे, और हैंडबैग्स तो बहुत सारे हैं, बहुत डिफरेंट तरह के हैंडबैग्स आते हैं, तो आपने कैसे सोचा कि आपको क्या करना है? डिफरेंट तरह के तो आते हैं सर, लेकिन ना हर कोई उसको खरीद नहीं पाता। हम लोग जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हम भी सोचते हैं कि 100, 200, 400 का खरीदे, उससे ज़्यादा अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं तो वही खर्चा कहीं ना कहीं मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने भी वही चीज़ सोची कि भाई 200, 250, 300 तक मैं अपना कोई ऐसा पर्स खरीदूं, वही बनाऊं, वही बेचूं, जिससे हर कोई खरीदे। जिसके मन में सपना है कि मेरे पास अपना खुद का एक बैग हो तो वो अपना सपना पूरा कर पाए। तो हैंडबैग्स जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको बनाने में इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लगा होगा। हाँ जी। तो उस टाइम पे आप क्योंकि काम नहीं करती थी तो आपने कैपिटल का अरेंजमेंट कैसे किया? कितना था इनिशियल इन्वेस्टमेंट? थोड़ा उस सब के बारे में शुरू में बताइए। सर मैंने इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये से किया था, जो मैंने अपने हस्बैंड से लिए थे। उसके बाद जो हम लोग लगाते गए, बिजनेस में जो आता गया वही लगाते गए। अगर मेरा एक बैग बिका है तो मैंने एक बैग का ही पैसा लगाया है, उसी को फिर मैंने आगे बढ़ाया। तो इनिशियल स्टार्टिंग बिजनेस की सिर्फ 10,000 रुपए से की थी आपने, और एक कैपिटल होता है, कैपिटल के साथ में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए कि बैग कहाँ से लाएं, फिर बैग को बेचे कैसे। तो पहले से बताइए आप बैग कहाँ से लेकर आते थे? भाई धीरे धीरे पता किया कैसे क्या हो रहा है। फिर जैसे मैंने ऑनलाइन डाले तो फेसबुक के थ्रू मेरे को कारीगर मिलते चले गए। ना मैं थोड़े दिन तो मार्केट घूमी थी कि भाई एक बार सर्च करूं कहाँ से क्या हो रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे होता चला। तो जब आप मार्केट में गए शुरू में बैग ढूंढने, क्योंकि आपका तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो उस टाइम में काफी चैलेंजेस आई होगी, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो मार्केट में गई तो दुकानदार बोले कि हम ऑनलाइन के लिए नहीं देंगे। उन्होंने मेरे को बोला कि एक औरत है क्या ऑनलाइन करेगी, तो बोला कि नहीं हम नहीं देंगे। फिर मेरे को उसके डिज़ाइन कुछ अच्छे लगे तो मैंने बोला कि लेने तो आपसे ही है, आज नहीं तो कल दोगे। तो मैं दोबारा गई, मैं उसकी दुकान पे 3 बार गई, तीसरी बार में उसने मेरे को बैग दिए।
बोला कि आप मानोगे ही नहीं। मैं कहा नहीं, लेने तो आपसे ही है। तो फिर उन्होंने मेरे को कुछ डिज़ाइन दिए, फिर मैंने वो डिज़ाइन अपने कारीगरों को दिखाए, तो बोले कि हम कर देंगे। फिर उसमें मेरे को कुछ लगा कि इसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं, क्योंकि मैंने एक बैग यूज़ करके देखा तो मेरे को लगा कि इसमें कुछ तो चेंज होना चाहिए। ओके। क्योंकि मार्केट में हर चीज़ नहीं मिलती है कि भई एक औरत को अपने पर्स में क्या-क्या चाहिए, वो एक औरत ही जानती है। आपने कुछ कारीगर वाली बात की थी। हाँ जी। तो कारीगर वो होते हैं जिनको आपको एक डिजाइन देते हैं और आपके लिए वो बल्क में मैन्युफैक्चर हाँ करके देते हैं। तो ये कारीगर ढूंढना, ये इतने सारे कारीगर है, उसमें एसेस करना कि कौन सा कारीगर अच्छा है, कौन आपको सपोर्ट करेगा, उस टाइम पे आपकी क्या थॉट प्रोसेस थी, थोड़ा पहले उसके तो बारे में सर समझाइए। फेसबुक के थ्रू मेरे को मिले थे। फिर जैसे एक आया वो अपने साथ दूसरे को लाया, फिर काम करते हैं तभी विश्वास बढ़ता है। तो उन्होंने काम अच्छा किया, तो मेरे को भी लगा हाँ ये जेन्युइन पर्सन है, ये मेरे साथ चलेंगे। आज मेरे पास 150 से 200 कर्मचारी हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। तो आपने शुरू में एक ऑनलाइन एक- प्लेटफॉर्म के थ्रू एक कारीगर ढूंढा हाँ। और आज आप स्केल करते करते इतने पहुंच गए कि 150 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। तो आपने अपनी फैमिली के साथ इनिशियल कैपिटल अरेंज किया, फिर आपने कहा कि आप किस तरह से फेसबुक पर आपने इतने सारे कारीगर्स को ढूंढा, स्टार्ट जिसमें आपने एक कारीगर से की थी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आपने जैसे सप्लाई तो सॉर्ट आउट कर लिया, अब आ जाता है डिमांड। तो डिमांड के बारे में आपने कैसे सोचा कि मैं कहाँ बेचूं इन सब चीज़ों को? मैंने ये सर ऑनलाइन जब बताया, जैसे बेटा फ़ोन मंगाया बेटे ने, तो मैंने भी वही चीज़ सोची कि हम भी ऑनलाइन बेचेंगे। तो फिर उसने फ्लिपकार्ट से ही फ़ोन मंगाया था। ओके। तो मैंने फ्लिपकार्ट पे ही, मैं कहा पहले यहीं पे देख। तो फ्लिपकार्ट पे ही देखते हैं कि यहाँ बिकेगा क्या है। ओके। तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर 1 महीने बाद आया था। ओके। तो हस्बैंड बोले कि कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। मगर नहीं, निराश नहीं होना है, होगा। आज नहीं तो कल होगा। फिर मेरा दूसरा ऑर्डर आया 1.5 महीने के बाद, फिर उसके 15 दिन बाद, ऐसे करते-करते 6 महीने के बाद मेरे 10-12 ऑर्डर आने स्टार्ट हुए थे। ओके। तो शुरुआत में जब कोई मार्केट प्लेस पे रजिस्टर होता है तो इनिशियली काफ़ी चैलेंजेस लगते होंगे कि कैसे लिस्टिंग्स बनाएं, कैसे कैटलॉगिंग करें, किस तरह से हम लोग अपने वेयरहाउस का ऑपरेशन संभालें। तो वो जर्नी के बारे में थोड़ा सा समझाइए हमें। वो सब चीज़ें सर मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प की। मेरे को कंप्यूटर की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं थी। तो जैसे बच्चे गेम खेलते थे तो पहले मैंने उनसे सीखा था कि गेम कैसे खेलते, तो मैं उनके साथ गेम खेलती रहती थी, फ्री होती थी तो गेम खेला। तो ऐसे ही धीरे-धीरे कुछ चलाना सीखा, फिर जैसे ऑर्डर आए तो निकालने सीखे, फिर हस्बैंड से सीखा थोड़ा-थोड़ा करके। हम फैमिली वर्क करते हैं अपना, सारा मिलके हम ही करते हैं। और शुरू में, क्योंकि जैसे आपने कहा था कि आप हिंदी मीडियम से आपने एजुकेशन की थी हाँ जी, और ई कॉमर्स की दुनिया काफ़ी अभी भी इंग्लिश में है, हाँ जी। तो वो जर्नी आपने कैसे नेविगेट की? आपने बताया कि आपने अपने बच्चों के साथ गेम्स तक खेले हाँ जी। और आपके हस्बैंड आपको कैटलॉगिंग में हेल्प करते हैं, बट कहीं ना कहीं कभी आपको लगा कि ये मेरे लिए और कैसे इजी हो सकता था? जब सीखने की इच्छा हो ना सर, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगता। मेरे में ना एक सीखने की लगन है, वो आज भी है कि मैं कुछ नया देखती हूँ तो उसको ट्राई ज़रूर करती हूँ कि मैं ये करूँ। तो सर मेरे हस्बैंड ने भी देखा कि हाँ, इसमें है, तो उन्होंने धीरे-धीरे मेरे को अपना फ्री टाइम होता था तो सिखाते, हर चीज़ इसके अंदर कैसे घुसना है, हर चीज़ खोल-खोल के मेरे को कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक चलेगी, ये यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने उनसे ही ये सब सीखा है। तो पूरे पैनल पे क्या करना हाँ जी। है, हमें किस तरह सारा से, हस्बैंड से ही सीखा सब है। उन्होंने बताया। तो चलिए अब आपके ना थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। हाँ जी। ये हैंडबैग्स, ये एक डिज़ाइन कैटेगरी है, हाँ जी। मतलब इसमें लोगों को बहुत ऑप्शंस चाहिए, लोगों हाँ को जी। चाहिए कि जितने ज़्यादा हम देखें उसमें उतना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। तो आप किस तरह से सोचते हैं कि कितने डिज़ाइंस रखने चाहिए, कितने स्टाइल्स होने चाहिए कोई इस टाइप के बिजनेस चलाने के लिए? वो सर मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैं मार्केट घूमती थी तो मेरे को अलग-अलग दिखता था, तो वो अपने आप माइंड में आया था कि भई इस मार्केट में इतना है तो मेरे पास भी इतना होना चाहिए। कम से कम 400 डिज़ाइन, 500 डिज़ाइन तो होने चाहिए, तभी ऑर्डर आएँगे। और ये 500 डिज़ाइंस, इसको मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। तो हाँ जी। इससे स्टार्ट करते हैं कि 500 डिज़ाइंस, ये डिज़ाइन कौन करता है आपके लिए? मेरे लिए मेरे कारीगर ही डिज़ाइन करते ओके। हैं। हाँ जी। तो आप कहीं से इंस्पिरेशन ढूँढते हैं कि इस टाइप का होना चाहिए या नहीं, फंक्शनैलिटी जैसे है? वो काम करते हैं तो जैसे रैक्सीन बचती है थोड़ा-सा, कहेंगे मैम नया सैंपल निकाल के लाए, मैं बोलती हूँ निकाल के लाओ, कैसा बना के लाओगे?
वो निकालते हैं तो कोई अच्छा लगता है तो मैं उसको पास कर देती हूँ कि हाँ अच्छा लग रहा है। पहले मैं खुद यूज करके देखती हूँ उसको कि कहीं कमी तो नहीं है इसमें। 2-3 दिन यूज करती हूँ, फिर उनको बताती हूँ यहाँ कमी है तो उसको ठीक करो, तो वो उस चीज को ठीक कर देते हैं। एक आपका नाम जो है ऋतुपाल कलेक्शन, हाँ जी। थोड़ा उसके बारे में समझाइए। ऋतुपाल कलेक्शन क्या है? ऋतु तो आपका नाम है, लेकिन पूरा समझाइए थोड़ा। मेरा नाम ऋतु है और मेरे हस्बैंड का नाम सतपाल है। ओके। तो हम दोनों के नाम के कॉम्बिनेशन से ही ये ऋतुपाल कलेक्शन बना हुआ है। आई थिंक आपके हस्बैंड ने बहुत कंट्रीब्यूट किया हाँ आपकी जी। जर्नी में। उन्होंने जिस तरह से आपको सिर्फ कैपिटल ही नहीं बल्कि आपको सिखाया हाँ कि जी। किस तरह से बिजनेस चलाना है, आपको कॉन्फिडेंस दिया, हाँ जी। और जिस बैकग्राउंड से आप आई हो वहाँ पे हर कोई ये सपोर्ट नहीं करता। हाँ जी। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। हाँ जी। तो फिर चलिए अभी फिर प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। तो जो आपने डिज़ाइंस बताए उसमें अब बैग्स आपने बताया कि आप एक वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर के लिए बैग्स बनाते हाँ हैं। जी। तो बैग्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? एक डिज़ाइन हो गई, एक जी। मटेरियल हो गया, एक हाँ जी। क्वालिटी हो गई, थोड़ा इसके बारे में बताइए, बैग्स मैंने के ना बारे सर में। अपनी क्वालिटी पे ध्यान दिया है। ओके। जैसे रैक्सिन यूज होती है, वो मैं पहले मार्केट गई, मैंने देखा अलग अलग तरह की आती थी। फिर मैंने फैक्ट्रियों में जाना शुरू किया कि वहाँ क्या मटेरियल है। तो हम लोग अपनी रैक्सिन फैक्ट्री से बनवाते हैं, जो बिल्कुल पीयू है, कपड़े से ही बनती है। उसमें किसी को हार्म नहीं होता, ना पेड़ पौधे कटते हैं ना कुछ, वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी है। हाँ जी। और ये जो बैग्स है, मेरे पास एक बैग है आपका, आप हाँ थोड़ा सा उस बैग के बारे में समझाइए हाँ मुझे जी, कि क्या बिल्कुल, देखते हैं। बिल्कुल। तो ये बैग है, इसके बारे में बताइए क्या क्या चीज़ें होती है बैग में। ये बैग के बारे में बनाने से पहले, जैसे इसमें चेन लगा हुआ है, इसकी हाँ एक जी। फिनिशिंग है, ये मटेरियल है, इसके बारे में थोड़ा सा सबको ये समझाइए। रैक्सिन तो सर हम अपनी बनवाते ही हैं। उसके बाद हम ये चैन भी अपनी बनवाते हैं। ओके। हाँ जी। और मैं ज्यादा फोकस करती हूँ सिलाई पे ओके। कि इसमें क्या सफाई है क्या नहीं है। और ये आपके कारीगर्स आपको कारीगर देते हैं, जहां भी मेरे को लगता है कि ये सफाई नहीं है तो मैं उसको रिजेक्ट कर देती हूँ। ओके। हाँ जी। और हर पीस अलग बनता है, तो स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी में वो कैसे दिखते हैं? वो घर आने के बाद हर बैग को मैं चेक करती हूँ खुद पर्सनली। ओके। फिर अगर कुछ भी लगता है तो मैं उसको वापस निकाल देती हूँ। ओके। हाँ जी। तो आज आपका स्केल कितना बड़ा है? आज आप दिन के कितने बैग सेल करते हैं मैं 500 से 600 बैग सेल करती हूँ। डेली? हाँ जी। तो ये बैग को अगर जैसे हम खोलते हैं अंदर, हाँ थोड़ा सा जी। इसके बारे में बताइए, क्या क्या चीजें होती है बैग में और कैसे बैग में मेन होता है ये जिप। हाँ। ये मैं यूज करती हूँ ताइवान कम से ही, क्योंकि ताइवान की जो है ये बेस्ट क्वालिटी है। ओके। हाँ जी। और ये जैसे आपकी काफी बैग्स होगी, हाँ जी। जिसमें 2 चेन्स हैं, किसी में 1 चेन है, हाँ जी। किसी में कोई स्लिंग बैग होता हाँ है, कोई जी। टोट बैग होता है। हाँ जी। तो ये सारी डिजाइनिंग आपके कारीगर्स के थ्रू ही हाँ आप जी। करवाते हाँ हैं? जी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। और आप कितने दिनों में डिजाइन्स चेंज करती रहती है, या कितने दिनों में नए प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं? 6 से 7 महीने में नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ओके। और कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते होंगे आप लोग? 15 से 20 प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो हर 6-7 महीने में 15-20 प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हाँ रहते हैं? जी। ओके। और ये जो प्रोडक्ट्स की जो लॉन्च है, ये आप कारीगर से इंस्पिरेशन लेते होंगे? हाँ जी। और क्या बाकी कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, या फिर मार्केट में क्या चल रहा है, उस पर भी आप नजर रखते हैं? थोड़ा बहुत तो नजर रखनी पड़ती है सर, क्या है क्या नहीं है। जब बिजनेस करना है तो बिजनेस में घुसे तो हर तरह से देखना पड़ता है। तो अभी आप कितना टाइम आपको देना पड़ता है अपने बिजनेस के लिए? मैं सुबह से शाम तक अपने बिजनेस को ही टाइम देती हूँ। ओके। इन सब के बीच में घर कैसे मैनेज होता है? इन सब के बीच में जैसे सुबह हस्बैंड जॉब चले जाते हैं, अब बेटा है वो भी संभाल रहा है मेरे साथ बिजनेस। अब मैं सोच रही हूँ कि सारा उसी को सौंप दूं, क्योंकि आजकल नई नई टेक्निक आ रही है जो मेरे से कम हैंडल हो पा रही। सीखने की कोशिश करती हूँ लेकिन थोड़ा बहुत नहीं हो पाता है, तो अब बेटा भी संभालेगा और मैं भी, दोनों मम्मी बेटा संभालेंगे। ये बहुत बहुत बड़ी बात कही है आपने। आई थिंक अपने बिजनेस को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर करना, ये इंडिया में हमेशा से चलते आ रहा है। और ये बहुत ही कम केसेस है जहाँ पे एक मम्मी के बिजनेस को बेटा संभाल रहा है। आई थिंक ये आपके बेटे ने भी आपके साथ भी, आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। आई थिंक दिस इज समथिंग टू जस्ट मेक श्योर दैट यू आर प्राउड ऑफ इट। तो और पिछले 10 सालों में प्लेटफॉर्म में भी बहुत चेंजेस आए हैं, कुछ कस्टमर्स में भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। अब सब कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहता है। तो कुछ ऐसा बताइए जब आपको बहुत प्राउड फीलिंग हुई पिछले 10 सालों में, कि किसी ने आपसे कुछ कहा या आपको लगा कि आपने कुछ किया है। वो तो बहुत प्राउड फील होता है सर। अब भी बाहर निकलती हूँ 4 लोग बोलते हैं
कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि मैम हमें भी ये कुछ बताओ कि हम कुछ कर ले। तो मैं उनको जैसे वो फ़ोन के थ्रू ही मेरे से बात करते हैं। कुछ लोग मिलने भी आते हैं, तो मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ कि भई कैसे काम करना है वो कर लेती हैं। ओके। और फ्लिपकार्ट की पूरी जर्नी में बिग बिलियन डे बहुत इम्पोर्टेंट हाँ जी। टाइम है। तो बिग बिलियन डे के लिए आप लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हो? वो मैं 4 से 5 महीने पहले तैयारी स्टार्ट ओके। कर देती हूँ सर। तो क्या-क्या करते हैं उसमें आप? पहले अपना स्टॉक पूरा रखती हूँ, कि ये पता है कि भई ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रखते हैं, कारीगर भी बढ़ा देती हूँ, वर्कर भी बढ़ाने पड़ते हैं और सारा इन्वेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता है। ओके। तो आपकी टोटल टीम कितनी बड़ी है? टोटल टीम में तो सर 150 से 200 वही कंटिन्यू, जिसमें लेडीज़, जेंट्स सब काम करते हैं। वाओ! आपने 150 मशीनों से कटिंग होती है। ओके। हाँ जी, तो आपने 150 लोगों की के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया हाँ है, जी। जो बहुत बड़ी बात है। काफ़ी कंपनीज़ काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, तो आपकी टीम में जब इतनी बड़ी टीम सँभालनी होती है, तो डेफ़िनेटली चैलेंजेस आते होंगे। हाँ जी। कुछ बताइए आपकी क्या चैलेंजेस आते हैं, उनको कैसे मैनेज टीम करते हैं? को लीड करने के लिए सर मैंने 2 बंदे हायर कर रखे हैं, ओके, जो भई उनको देखते हैं, वो वहीं की वहीं काम करते हैं, ओके, कि भई किसको क्या देना है, क्या करना है, कैसे कटिंग हो रही है, कैसे क्या करना है, सारा वही देखते हैं। कभी हस्बैंड चले जाते, कभी बेटा चला जाता, कभी-कभी मैं चली जाती हूँ। ओके। और ये इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा स्केल, हाँ जी। इतने ऑर्डर्स आना, अब इसमें आप लोग कुछ टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हो जिस तरह से आपका काम और सिंपल या और ईज़ी हो जाए? नहीं सर, ये तो सिंपल तो कहाँ है, बस ये ऑर्डर ही निकलते हैं, बाकी तो हैंडमेड ही है ये सारा। सब हैंडमेड रहता है तो हाँ इसलिए जी। आपको काफ़ी ज़्यादा हाँ जी, लोगों को मेहनत एम्प्लॉय करनी करना पड़ता है। पड़ती है। हाँ। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ भी है। हाँ जी। हमारे देश में जहाँ इतने कारीगर हैं, वहाँ पर अगर आप उनको रोज़गार दे सकते हैं हाँ और उन्हें जी। एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है जहाँ पे वो सेल कर सकते हैं हाँ प्रोडक्ट्स, जी। तो आई थिंक ओवरऑल अपलिफ्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ जी। तो एक अगले राउंड पे चलते हैं। ये थोड़ा रैपिड फायर राउंड है या थोड़ा फन राउंड है। मैं इसमें कुछ सवाल पूछूँगा, अच्छा, आपके दिमाग में जो आए, आप पे जो ठीक लगे, आप थोड़ा बताइए उसके बारे में। ठीक है। तो थोड़ा एक बार उस पे चलते हैं। कोई एक ऐसी चीज़ के बारे में बताइए जो आपको लगता है कोई बी स्कूल नहीं बता पाता, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचे तो? कोई मैंने ना सर ये देखा अपनी लाइफ में, कोई जल्दी से किसी की हेल्प नहीं करता, क्योंकि मैंने भी 2-3 बंदों से पूछा, जैसे मैंने काम स्टार्ट किया, तो मैंने उनसे पूछा कि ये काम कैसे होगा? बोले आपको बता देंगे तो हम क्या कमाएँगे? तो मेरे को ये बड़ा अटपटा लगता था, तो मैं ये सोचती थी कि भई मैं ऐसी नहीं बनूँगी, मैं 2 लोगों की हेल्प करूँगी, अगर मेरे से कोई सीखे तो मैं उनको ज़रूर सिखाऊँगी। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। और अगले सवाल की तरफ, आज तक का सबसे प्राउड मोमेंट बिज़नेस में का क्या रहा? जब मेरा 1 सीआर का मतलब टर्नओवर हुआ था, वो मेरा सबसे बड़ा ये मतलब अच्छा कितना टाइम लग मोमेंट। गया था आपको 1 सीआर करने में? 1.5 से 2 साल लगे थे। ओह! बहुत अच्छी। और एक चीज़ है, आपके बैग में 3 चीज़ें जो हमेशा मिलेगी। क्वालिटी मिलेगी सर मेरे बैग में, सफाई मिलेगी और विश्वास मिलेगा इसमें। बहुत हुँ। एंड अगर आज आप हैंडबैग डिज़ाइन नहीं कर रही होती, हाँ जी। तो और क्या बिज़नेस आप कर सकते थे? फिर मैं अपनी फैमिली को सँभालती, कोई बिज़नेस नहीं करती। मैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देती और ज़्यादा। आई थिंक हैंडबैग्स आपका पैशन है और हाँ आपने जी, अपने पैशन को यूज़ हाँ किया है। जी। और आपकी बेटी भी है। आपकी बेटी का कोई सपना जो आप पूरा करना चाहेगी? का तो सपना बीएससी करना था सर, उसने कर ली, अब उसकी शादी हो गई, अब मैं नानी बन चुकी हूँ। ओह! कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अ, ऋतुपाल कलेक्शन आज जहाँ पर है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? वो कहाँ तक जाए? कैसे बड़ा बड़ा हो? सर अभी ऋतुपाल कलेक्शन मैंने सोचा नहीं था पहले तो इतना भी नाम होगा। लेकिन अब वो ये है कि लालसा कभी रुकती नहीं है। तो अब तो सोचती हूँ कि मेरा नाम विदेशों तक जाए। ऑलरेडी जा चुका है, लेकिन एक वीडियो के थ्रू मेरी अभी पीछे डॉक्यूमेंट्री बनी थी और उसके से ही मेरी अभी वहाँ विदेशों में चली थी डॉक्यूमेंट्री। ओके। जिससे विदेशों से भी बहुत लोगों के फ़ोन आए कि मैम यू आर बहुत इंस्पिरेशन है, कि आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही रहना, हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो भी अच्छा लगता है जब लोग ऐसे बातें करते हैं तो। आज आपकी पूरी फैमिली ये पॉडकास्ट हाँ जी, देखेगी। आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, हाँ आपकी जी, एक्सटेंडेड फैमिली। हाँ जी। कोई उनके लिए मैसेज या कुछ कहना चाहेंगे आप? उनका तो मैं दिल से ही थैंक यू करती हूँ। आई लव यू माय फैमिली बहुत।
आई थिंक उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा हाँ आपकी जी। पूरी जर्नी में, जिस तरह से आपने हर सवाल में किस तरह से आपकी फैमिली इन्वॉल्व थी, किस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट किया। आई हाँ थिंक जी। दिस इज वेरी ग्रेट टू हैव सच अ गुड फैमिली एंड आई थिंक यू आर वेरी लकी टू हैव वन। ये पॉडकास्ट काफ़ी लोग देख रहे हैं जो बिजनेस करना चाहते हाँ हैं, जी। तो वो कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज या पूरे 1 in a billion ऑडियंस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हिम्मत से काम ले, अपना जो मन में है उसको ध्यान से करे। एक कई बार लोग करते बिजनेस करते 2 दिन में नहीं चल रहा बंद कर देते हैं। नहीं, वो थोड़ा सा सहन शक्ति रखनी पड़ेगी इंसान को कि आज नहीं तो कल होगा, हर हाल में होगा। वही चीज मैं बोलना चाहूंगी नहीं, सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आई थिंक परसिस्टेंस इज द की। हाँ जी। आज के एज में हम काफ़ी चीज़ों को बहुत जल्दी छोड़ देते हाँ हैं, जी। डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऑप्शन ज़्यादा आ गए हाँ हैं, जी। बट आई थिंक लगे रहना ये लगे बहुत रहना इंपॉर्टेंट बहुत है। अच्छा। हाँ जी। और आप उसके एक लिविंग एग्जाम्पल हो, जहाँ पे आपने पहले से स्टार्ट किया और फिर आगे तक कंटिन्यू हाँ कर रहे जी। हो। सो ग्रेट। रितु जी, आज का एपिसोड हमें ये समझा रहा है कि किस तरह से आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हैं, आपकी कोई भी रूट्स हो, हाँ जी। आपने कुछ भी पढ़ाई की हो, एक सपना देखना और उस सपने को साकार करना ये नामुमकिन नहीं हाँ है। जी, बिल्कुल। अगर राइट सपोर्ट मिले अपनी फैमिली से, राइट नियत हो अपने सीखने के लिए, तो आप कहीं भी आगे बढ़ सकती। तो थैंक यू सो मच रितु जी। आई थिंक ये एपिसोड ने आज मुझे काफ़ी कुछ सोचने के लिए मजबूर किया है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड आई थिंक एवरीवन वाचिंग दिस पॉडकास्ट विल बी प्राउड ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम हियर। रितु जी ने अपना बिजनेस तब शुरू किया जब उन्होंने कहा अब मेरी बारी है। घर से शुरू हुआ ऋतुपाल कलेक्शन आज लाखों लोगों का फेवरेट है। वह कहते हैं ना, अगर इरादे पक्के हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। मैं हूं कपिल थिरानी और ये था 1 in a billion। अगले एपिसोड में लेकर आएंगे एक और इंस्पायरिंग जर्नी, एक और फाउंडर जो अपने सपने पूरे कर रहे हैं अपने तरीके से।